नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 8 जनवरी 9 जनवरी और आगे आने वाले शिफ्टों में अभी जिनका सीटी वगैरह नहीं दिख रहा है, उन साथियों के लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस 9th और 10th की एनसीईआरटी के लिए गए क्वेश्चंस हैं। जिन जिन टॉपिक से अब तक रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल वही टॉपिक्स को कवर करके आने वाले शिफ्टों में और क्या पूछ सकता है रेलवे, वही क्वेश्चंस इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, मैं हमेशा आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही कराता हूं। और साथियों, इससे पहले जो मैंने क्लासेस आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं वो भी आपको देखना है। डेली आपको करेंट अफेयर्स साइंस का क्लास मैं करवा ही रहा हूं। इससे पहले भी जो क्लासेस मैंने करवाए हैं वो भी आपको देखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, और जिनका सिटी नहीं दिख रहा है वो भी आप हमें जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? ऊर्जा का 10% का नियम यानी आप जानते हो ना, जब कोई भी मतलब कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाता है तो उसमें क्या होता है कि 10% की ऊर्जा हानि होती है। फिर जब दूसरे से तीसरे में जाता है तो फिर 10% की ऊर्जा हानि होती है। ठीक है, तो ये जो नियम है 10% का नियम, ये देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? करेक्ट होगा लिंडमैन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंडमैन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? बताइए, यानी बायोडिग्रेडेबल है, यही आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। तो देखो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी में ऊन दिख रहा है, तो ऊन तो बायोडिग्रेडेबल है यानी जैव निम्नीकरणीय है। बाकी देखिए, कांच का बोतल नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा साथियों आप देख सकते हैं प्लास्टिक का कप, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एल्युमिनियम की फॉइल, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल आपको बताना था जो कि ऊन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न प्रकार के उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? बताना है आपको कि ये जो उष्मा इंजनों के प्रकार हैं इनमें से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन में। याद रखना, जो पेट्रोल इंजन होता है साथियों वहीं पर कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथियों आज ही से जो है ना, जिनका भी पेपर अभी एएलपी का होने वाला है, टेक्नीशियन का होने वाला है, या आरआरबी जेई का होने वाला है, एनटीपीसी का होने वाला है, सभी में करेंट अफेयर्स साइंस आपके पूछे ही जाएंगे। तो अब जो है ना, आज ही से मैं आपके लिए नई क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ करेंट अफेयर्स की स्पेशली, या और साइंस की, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। जो गलती आपने ग्रुप डी में की है वो बिल्कुल भी मत करना। शुरू से इस बार करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है ताकि आप अपना मेरिट में जो है ना आगे रहे सबसे, क्योंकि देखो करेंट अफेयर्स जो कर लेता है वही मेरिट में आगे रहता है। और करेंट अफेयर्स में मैं आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। बस आपको सारी क्लासेस देखनी है शुरू से अंत तक, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टिक सेल के द्वारा। तो वोल्टिक सेल इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा साथियों, ठीक है। माफी चाहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा, है ना। तो फोटोवोल्टिक सेल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है आपको, जब ए ऑप्शन में दिया हुआ है फोटोवोल्टिक सेल तो यही आपको आंसर करना है। और अगर फोटोवोल्टिक सेल आपके ऑप्शन में नहीं रहता तब हम वोल्टिक सेल यहाँ कर सकते थे, लेकिन जब फोटोवोल्टिक सेल दे रखा है तो इसी को आंसर करना है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो देखिए, कार की हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण साथियों। ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर अगर आपसे पूछे कार के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपका करेक्ट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है क्या कहलाती है? तो भाई वह दूरी जिस पर पृथ्वी की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है क्या कहलाती है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पारसेक कहलाती है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बस अचानक से चलती है तो यात्री को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का ये उदाहरण है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जब बस अचानक से चलती है तो यात्री को पीछे की ओर धक्का लगना या धक्का लगता है यात्री को पीछे की ओर, ये किस नियम का उदाहरण है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम का। याद रखिए, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बल की प्रकृति का पता हमें किस नियम से लगता है? देखिए बल की अगर बात करें तो F = m/a, यानी बल जो होता है ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल पर निर्भर करता है, जो कि हमें किस नियम से ये प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम। याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने गति के नियम कब दिए थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए न्यूटन के गति के नियम से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन ने गति के नियम कब दिए थे? देखो करेक्ट होगा 1687 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूटन ने गति के नियम 1687 में, ठीक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में दिया था। प्रिंसिपिया नाम आप याद रखोगे तो काम चल जाएगा, प्रिंसिपिया याद रखना। ठीक है, आगे देखिए बॉल बियरिंग में कौन सा घर्षण बल काम करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम बॉल बियरिंग कराते हैं पहिए वगैरह में, तो उसमें कौन सा घर्षण बल है जो कि कार्य करता है? याद रखिएगा लोटानिक घर्षण। ऑप्शन नंबर सी अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बॉल बियरिंग में कौन सा घर्षण बल काम करता है? याद रखिएगा लोटानिक घर्षण। आगे देखिए, निम्न में से किसे माध्यम की आवश्यकता होती है? बताइए किन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है? रेडियो तरंगों को नहीं, प्रकाश तरंगों को नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग को नहीं, ध्वनि तरंग को। ध्वनि तरंग जो होती है ना, ये बिना माध्यम में ये प्रसार ही नहीं कर सकती है। जैसे कि ध्वनि तरंग की अगर बात करें तो ये वैक्यूम यानी निर्वात को पार नहीं कर सकती है, निर्वात में ध्वनि नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो इसको माध्यम की आवश्यकता होती है साथियों, याद रखना। ठीक है, ध्वनि को पार करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंग। जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग के गति की दिशा के अनुदिश हो तो वह क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग के गति की दिशा के अनुदिश हो तो वह क्या कहलाता है? याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है साथियों। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य तरंग, जो कि ध्वनि तरंग होता है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है वह क्या कहलाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसी को तो हम आवृत्ति बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आवृत्ति। कोई कण एक कंपन को पूरा करने में जो समय लेता है उसे क्या कहते हैं? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कोई कण एक कंपन को पूरा करने में जो समय लेता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा साथियों आवर्तकाल। ये जो चैप्टर है ना फिजिक्स का साउंड, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें इस शिफ्ट से क्वेश्चन आपको ना पूछा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आगामी शिफ्टों के लिए जरूर देखिए ध्यान से। और मैं वही टॉपिक्स करा रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, फालतू चीजें पढ़ा के क्या फायदा है। ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की तारत्व की बात करें तो यह आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति पर। चलिए देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, शायद मैंने कल नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। देखिए m द्रव्यमान का एक पिंड जो कि r वृत्त की त्रिज्या में घूम रहा है, ठीक है, तो निम्न में से कौन अभिकेंद्री बल का सही सूत्र होगा? तो भाई ध्यान से देखिएगा, एक m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, एक m द्रव्यमान का पिंड है भाई, जो कि साथियों r वृत्त की त्रिज्या पर घूम रहा है, r वृत्त की त्रिज्या पर घूम रहा है। तो अभिकेंद्री बल का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा mv²/r। ये जो फॉर्मूला है ना, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी रेलवे ने पूछा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ त्वरित होती है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि F = क्या होता है? m/a, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ना, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ये सूत्र हमें प्राप्त होता है। तो निकालिए यहाँ पर बल कितना है, यही तो आपको निकालना है। यहाँ पर जब द्रव्यमान का मान आपको 10 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का मान आपको दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो निकाल दीजिए 40 न्यूटन ही तो आपका आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो 40 न्यूटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन है, 400 न्यूटन का एक बल
ठीक है, 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगा है तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका उसी फॉर्मूला से निकलेगा कि F इक्वल टू एम इंटू ए। एफ का मान यहाँ दिया हुआ है ना, देखो 400 न्यूटन, तो एफ के जगह पर हम 400 न्यूटन का मान रखेंगे। एम का मान दिया हुआ है 50 केजी और एक्सेलरेशन का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400/50। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 आंसर आएगा ना, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण की जो इकाई होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनाता है बताइएगा। इससे पहले भी जो मैंने क्लासेस कराए हैं ना, बिल्कुल वही टॉपिक्स इसी तरह के कवर करके मैंने कराए हैं, जो कि क्वेश्चंस आ रहा है जहाँ से, वो क्लासेस आपको देखनी है। और अब नई क्लासेस भी आएंगी, उनको भी आपको देखना है 2026 के एग्जाम के लिए शुरू से, चाहे करेंट अफेयर्स का हो या साइंस का हो। साइंस का मैं लिमिटेड क्लासेस कराता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं, और सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड कराता हूँ। एनसीईआरटी कोई भी एक भी क्वेश्चन आप दिखा दीजिए कि मैं बिना एनसीईआरटी का आपको पढ़ा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही कराता हूँ जो आपके सिलेबस में है। ध्यान से देखो, उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनाता है बताइए। देखिए, उत्तल लेंस जो होता है ना साथियों, उत्तल लेंस जो होता है कभी भी आभासी और छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ये कौन बनाता है, ये उत्तल दर्पण बनाता है। भले ये उत्तल दर्पण बनाता है आभासी और छोटा, लेकिन उत्तल लेंस जो होता है ना, देखिए उत्तल लेंस उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है जो कि अवतल दर्पण बनाता है। और अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है, छोटा बनाता है, ठीक है, आभासी बनाता है। लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस बोला है ना, उत्तल लेंस किसी उसी प्रकार का प्रतिबिंब आपका बनाएगा जो कि अवतल दर्पण बनाएगा, याद रखना। और अवतल लेंस उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है जो कि उत्तल दर्पण बनाता है। ये दोनों बातें याद रखना, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है उत्तल लेंस, याद रखिएगा। ये उत्तल दर्पण बनाता है, लेंस नहीं। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है उत्तल लेंस और दर्पण में। देखिए, स्नेल का नियम किससे संबंधित है भाई बताइएगा। स्नेल का जो नियम है वो किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से, ना कि साथियों परावर्तन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अपवर्तन से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर हो या होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, याद रखना। जब भी उत्तल लेंस में वस्तु को 2f1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब जो है 2f2 पर बनता है, 2f2 पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब किस में बनता है भाई, वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बताना है आपको किस में बनता है। देखो करेक्ट आंसर होगा समतल दर्पण में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई इसी को तो हम वर्क बोलते हैं ना साथियों, कार्य बोलते हैं भाई, कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर वर्क बराबर F इंटू डी, यही होता है ना आपका। तो यही तो पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा ना, कार्य। आगे देखिए, कार्य की गति को कौन मापता है, तो साथियों कार्य की गति को शक्ति मापता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्य करने की जो दर होती है वही तो शक्ति होती है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शक्ति। आगे देखिए, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वर्क बराबर F इंटू डी होता है। यहाँ पर F यानी बल 1 न्यूटन है और विस्थापन D का मान भी 1 मीटर है, तो इसका मान भी आपका 1 जूल ही आएगा, क्योंकि कार्य की इकाई जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर है 1 जूल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। बेकिंग सोडा का पूछा है। देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम की अगर बात करें तो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो आप देख पा रहे हैं, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है साथियों, याद रखना। चलिए आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
हाइड्रोक्साइड। बताइए ये किसका रासायनिक नाम है? इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कास्टिक सोडा साथियों। निम्न में से किसके मिश्रण से अम्लराज बनता है? तो अम्लराज की अगर बात करें तो ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण से बनता है, जिसमें सोना घुलता है, एक्वारेजिया जिसको आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्रमशः कितना होता है? यह भी मैंने आपको बता रखा है कि नाइट्रिक एसिड का अनुपात इसमें 1 होता है और HCl का अनुपात 3 होता है, 1:3। तो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए ही में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए चूने का पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। आगे देखिए हाइड्रोजन तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो साथियों हाइड्रोजन तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, और जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी। तो जाहिर सी बात है बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 2n² में n का अर्थ क्या होता है? तो भाई किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसी को हम इस सूत्र से निकालते हैं, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये जो फॉर्मूला है 2n², इसमें ये n है, ये क्या दर्शाता है? मैंने आपको बताया ना साथियों 4 कक्षाएं होती है KLMN, ठीक है। ये जो KLMN है ये क्या है? ये कक्षा की संख्या है, इसको हम ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा साथियों इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, और किस प्रयोग से की थी? तो करेक्ट आएगा अल्फा कण प्रकीर्णन की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अल्फा कण प्रकीर्णन। आगे देखिए निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक उच्च है? बताइए इनमें से कौन सी धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है? करेक्ट आंसर होगा लोहा धातु का, ठीक है। तो लोहा करेक्ट आंसर है साथियों। कौन सी धातु का गलनांक उच्च होता है? तो लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बताना है निम्न में से कौन सी धातु की तन्यता अधिक होती है? बताइए तन्यता किसको बोलते हैं साथियों? किसी भी धातु को तार में ढलना, पतला से पतला, लंबा से लंबा, आप जितना भी तार उसको जो है ना जितना मतलब कि जितना लंबा आप उसको तार खींच सकते हो पतला में, उसी को धातु का तन्यता बोलते हैं। तो तन्यता की अगर बात करें तो किसकी तन्यता सबसे अधिक है? तो सोना। अब देखते हो ना सोना से आप कितनी लंबी साथियों, कितने 1 ग्राम सोना से जो है ना आप कई किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। और यही अगर आपसे आघात वर्धनीयता पूछता तो आघात वर्धनीयता वो होता है धातुओं को पिट कर पत्थर बनाना, यानी पतला बनाना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? देखो कोई भी धातु का ऑक्साइड होता है ना उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्षारीय प्रकृति का। बोरेक्स या सुहागा कौन सी धातु का यौगिक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोरेक्स या सुहागा जो होती है ये कौन सी धातु का यौगिक है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम का। देखिए बोरेक्स यानी सुहागा का जो रासायनिक सूत्र होता है, याद रखना, Na2B4O7 विथ 10H2O होता है साथियों, ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये कौन सी, इनमें से कौन सी धातु आपको यहाँ पर दिख रहा है? सोडियम दिख रहा है ना, ये रहा सोडियम। तो सोडियम का ही ये यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है वह यौगिक जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्विक लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कार्बन में संयोजी उत्तकों की संख्या कितनी होती है? बताइए। तो साथियों कार्बन में जो संयोजी उत्तकों की संख्या होती है ना वो 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है किसमें? देखिए मानव शरीर में जो स्मरण क्षमता पाई जाती है वो सेरिब्रम में पाई जाती है, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हृदय के बाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? बताइए हृदय का जो बायां भाग होता है उसमें किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। करेक्ट आंसर होगा शुद्ध रक्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शुद्ध रक्त होता है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा होता है? बताइए कौन सा पाचक रस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो देखिए बिना एंजाइम वाला जो पाचक रस होता है ना वो होता है आपका पित्त रस।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्तरस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती है, बताइए। रक्त में कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि नहीं पाई जाती है? तो साथियों देखिए, रक्त में जो है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, बी लसिका कोशिका पाया जाता है, उपकला कोशिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये इसमें संयोजी उत्तक, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लूकोज व ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो है यकृत में होता है, लीवर में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी लीवर। इनमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? बताइए, इनमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? करेक्ट आएगा राइजोबियम। याद रखिए, राइजोबियम जो होता है यह सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं किसके द्वारा? तो जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं संतान में लाए जाते हैं भाई क्रोमोसोम के द्वारा साथियों, यानी गुणसूत्र के द्वारा। मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी टोटल 46। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने किस पौधे पर संकरण यानी क्रॉस किया था? सिंपल क्वेश्चन है, मटर के पौधे पर। आप देखोगे ऑप्शन में मटर तो है ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर तुक्का लगाओगे, है ना। देखो, मटर का ही साथियों साइंटिफिक नेम होता है गार्डन पी। तो गार्डन पी तो दिया हुआ है ना, गार्डन पी यानी मटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का सबसे पहले पता किसने व कब लगाया था? देखिए, कोशिका का सबसे पहले पता किसने व कब लगाया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने लगाया था, याद रखना। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो जीवित थी या मृत थी? तो याद रखना डेड सेल थी भाई, मृत कोशिका थी। ठीक है, आगे देखिएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? बताइए। लाइसोसोम, जिसको कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहते हैं, इसकी खोज 1955 में डी डुबे ने की थी। आपको बताना लाइसोसोम बनता है किस अंग में? कोशिका द्रव्य में, गोल्गी इकाई में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा साथियों। रात में करंट अफेयर्स का क्लास मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको नई क्लासेस 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो है, और जो 26 के लिए ALP टेक्नीशियन, NTPC, RRB JEE का जो पेपर है उसके लिए क्लासेस सब शुरू कर रहे हैं। आज ही से पहला क्लास अपलोड होगा। करंट अफेयर्स का जरूर देखना है। और हाँ, आप लोग जो है ना साथियों, वो क्लास जरूर देखना। जो लोग ग्रुप डी के लिए अभी जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लासेस। ठीक है, तो आपको भी देखना है। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।